नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह की। नरम स्वभाव वाले दिग्गी राजा को सोनिया गांधी ने बिहार का प्रभारी बनाकर एक बहुत बड़ी जटिल समस्या खड़ी कर दी है। अब बिहार के परिणामों के ऊपर निर्भर करेगा डिग्गी राजा का राजनीतिक भविष्य। कैसे लाएंगे वो रामविलास पासवान को और लालू को एक स्टेज पर, कैसे बटोरेंगे वो मुस्लिम वोट, खासकर इमराना कांड के बाद। आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं डिग्गी राजा से ही सीधी बात। जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरे लिए एक समस्या खड़ी होगी, वो ये है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कहा था कि मैं पद नहीं लूंगा कोई भी 10 साल तक चुनाव हारने के बाद, और कांग्रेस में लगता है अच्छे लोगों की कमी है इसलिए आपको पकड़ लिया, जो पद नहीं चाहता उसके ऊपर पद सौंप दिया, तो बड़ी परेशानी होगी आपको काम करते हुए। ऐसा नहीं है। मैंने यही कहा था कि मैं ना चुनाव लड़ूंगा, ना सत्ता में कोई भागीदारी में कहीं पद लूंगा, और पार्टी के लिए काम करूंगा। तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। अच्छा, मतलब आपने एक बहाना ढूंढ लिया कि शब्दों का जाल जो बिछाया था आपने। पार्टी से अलग तो रह नहीं सकते। जहां अध्यक्ष जी का आदेश हुआ वहां काम कर रहा हूं। आपको लगता है ऐसा कि आपके साथ या तो कोई मजाक करता है, या आपके साथ कोई षड्यंत्र है, या कोई राजनीति बहुत बड़ी है जिसको हमारे समझ में नहीं आती, कि आपको बिहार में भेज दिया जहां अर्जुन सिंह फेल हो गए, आपको उमा भारती और अरुण जेटली के साथ फिर से लड़ा दिया, और पद आप चाहते नहीं, आपको पद भी दे दिया। ये दिग्विजय सिंह को बड़ा बनाने की एक नीति है या गिराने की नीति है? ऐसा कुछ ना इसकी मजाक है, ना षड्यंत्र है। केवल व्यक्ति के काम की समीक्षा है, और जहां उसकी उपयोगिता होगी वहां अध्यक्ष जी ने मुझे काम पे लगा दिया। तो आपको पहले नॉर्थ ईस्ट में लगाया, फिर उड़ीसा में लगाया, नहीं, उसके बाद शुरू में उड़ीसा के पास शुरू से ही मुझे उन्होंने उड़ीसा, आसाम दिया था, फिर आंध्र प्रदेश जोड़ दिया, और वो 3 स्टेट हैं ही। अब बिहार में भी कहा है कि देखो। आपकी पार्टी का रिएक्शन दिग्विजय सिंह को सोनिया जी ने चुना, जब उनको वहां पर लगा कि उमा भारती और अरुण जेटली जब अनाउंस कर दिए गए। ऐसा नहीं है। वहां जो विवाद है, जो मुद्दे हैं वो कुछ और हैं, और बीजेपी भी वहां जूनियर पार्टनर है, कांग्रेस भी वहां जूनियर पार्टनर है। तो इसलिए कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इस बात का नहीं है। और हम लोग तो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, एक दूसरे के विरोध करना ही है। बिहार में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, जहां मौका आए वहां करेंगे। तो आपको लगता है कि बिहार के अंदर, जैसे कहा कि मुद्दे कुछ और है, क्या मुद्दे हैं आपके लगता है वहां पर बिहार के अंदर कांग्रेस के लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा सीधा सा है कि क्या सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में बिहार सौंपा जाए या धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के हाथ में सौंपा जाए? क्या ऐसे लोगों के हाथ में सौंपा जाए जिनका कि गरीबों के लिए कोई सोच नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, या जिनका सोच गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति है, उनको सौंपा जाए? आपको लगता है कि इतने पढ़े लिखे, आपके स्टैटिस्टिक्स इतना अच्छा काम किया मध्य प्रदेश में, आपको लगता है बिहार के अंदर दलितों के लिए बहुत काम हुआ पिछले 15 साल के अंदर? अमीरी वहां पर बहुत हो गई, दूध की नदियां बहने लग गई, सड़कें बन गई। लालू की सरकार ने अच्छा काम किया गरीबों के लिए। चावला जी, गरीबों के लिए अच्छा काम किया। गरीबों को सम्मान दिलाया। पहले जिस तरह से लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था, बड़े बड़े लोगों द्वारा, समायदार वालों, जमींदार लोगों के द्वारा, आज वो सम्मान के साथ वोट डालने जाते हैं और वोट डालते हैं। किडनैपिंग होती है डॉक्टरों की बेटियों की, वो भी सम्मान है। और आप सुनिए, किडनैपिंग क्या दिल्ली में नहीं हो रही है? क्या दिल्ली में आपकी सरकार में? मुंबई नहीं हो रही है? क्या आपकी सरकार में मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है? क्या राजस्थान में नहीं हो रही है? क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है? मुझे तो नेशनल फिनोमिना है भाई। क्राइम तो होता है कि यूएसए में नहीं होती? कितना आपने गरीबों की बात की, पर कैपिटा इनकम बिहार में बढ़ गई जब से लालू जी ने टेक ओवर किया। ये स्टेट नीचे आ गया, सबसे बॉटम में है। ये आपकी प्लानिंग कमीशन के फिगर्स हैं। यूपी का हालत भी यही है। नहीं, बिहार, देखिए, बिहार और यूपी दोनों जो स्टेट हैं उनका एक अलग आपने मुद्दों की बात की दिग्विजय सिंह, मैं मुद्दे बताए मैंने आपको। धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति जो सोच होगा, उसके लिए हम वोट मांगेंगे। प्लानिंग कमीशन के स्टेटस मैं फिर कोट कर रहा हूं। आंकड़ों में आप जाइएगा तो आंकड़ों में आंध्र प्रदेश बहुत आगे था, और लेकिन एचआरडी में कम था। तो ह्यूमन रिसोर्स, आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते आप? जी, आंकड़ों में एक हद तक विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स आप जिस तरह से देखना चाहें आप ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी जो आजकल स्टैटिस्टिक्स आ रही है, हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, ये सब स्टैटिस्टिक्स भी गलत हो सकती है। मैंने आपसे कहा ना कि आर्थिक जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको आप जिस तरह रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बीजेपी भी, अपने एनडीए सरकार भी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आंकड़े रखती है। वो तो हार गई ना, पिट गई, वो तो लोगों ने मार दिया उनको। हार जीत पॉलिटिक्स में होती रहती है प्रभु चावला जी। आप इतनी बड़ी बात क्यों मानते हैं? कोई अच्छे काम करते हैं उसके बाद भी हार जाते हैं। तो अच्छे काम किए थे उन लोगों ने क्या?
बात यह नहीं, एक इकोनॉमी की में सुधार था, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, और उसको और हमने जो काम किया था उन्होंने आगे बढ़ाया, अब वो जहां तक ले गए उसके बाद हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो बिहार में जब वापस आते हैं आपको लगता है कि गरीब के लिए उनको सम्मान मिला? सब यादव जो हैं उनको, सब साधु यादव हैं, कोई बड़े बड़े मक्कम, उन्होंने 10 नंबर भी खोल दिया, घर का नाम ही बदल दिया, 10 नंबर जनपद रख दिया उन्होंने। ये सारी चीजें गवर्नर साहब ने उनको हटा भी दिया है, सारी बातें हैं। ये सब कुछ हुआ पहले। एक उदाहरण आपको देता हूँ साहब, पहले ट्रेन में कोई डलिया लेके महिला चढ़ती थी सब्जी की, तो उसको कहते अच्छा तू नीचे बैठ जा। आज वो हालत है कि वो कहती तुम नीचे बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठूंगी। ये फर्क पड़ा है लोगों की सोच में, विचार में। अच्छा, गरीब को उन्होंने काफी कुछ दे दिया, सम्मान, कुर्सी पे सम्मान मिला है, उनको नौकरियां नहीं मिली, खाना नहीं मिला, जो लोग कहीं सोच नहीं सकते थे कि हमको कहीं सम्मान मिलेगा। हार क्यों गए वो? जी हार क्यों गए? कौन हार है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो लालू की जीत, सिंगल लार्जेस्ट लालू जी की जीत आई, और जबकि लालू जी सबसे चुनाव लड़ रहे थे। नहीं तो ये तो और 15 साल का एंटी इनकम। आपने स्टैटिस्टिक्स वही बात की ना, जो उनके खिलाफ लड़े थे। जैसे सरकार आपने जहां बनाई है सेंटर में कि जो खिलाफ लड़े या आपस में लड़े हों पर बीजेपी के खिलाफ लड़े वो जीत गए, ऐसे वहां भी उनके खिलाफ जो लड़े वो जीते ना सबसे ज्यादा। नहीं जीते, सबसे ज्यादा वही जीते जी। नहीं, सबसे ज्यादा एलएनजेपी सब और बीजेपी जेडीयू मिला करके तो उनसे ज्यादा है। देखिए एलएनजेपी जो था वो हमारे यूपीए का एक अंग है। बिहार की पॉलिटिक्स में उनका कुछ विवाद है जिसकी वजह से वो अलग लड़े। लेकिन एक बात मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि लालू जी बीजेपी से लड़े, नीतीश जी से लड़े, एलजेपी से लड़े, इलेक्शन कमीशन से लड़े, कांग्रेस से लड़े, अपने परिवार से लड़े, फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेके साथ में आए। तो कहीं ना कुछ आदमी में है तो हार नहीं, मतलब सिंगल लार्जेस्ट है, आप उनको हार नहीं मानते। ही इज स्टिल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। वही स्टैटिस्टिक्स की बात हुई ना, कैसे रियलिटी है। रियलिटी तो दिल्ली में भी यही थी कि अगर आपकी 145-43 सीटें मिली और बाकी लोगों ने जो हार गए, आपने तो सीपीएम वाले आपके खिलाफ लड़े, कांग्रेस आपकी गठबंधन होता है विचारधारा पर, नीति पर, कार्यक्रम पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन पर समझौता हुआ, और उस समझौते को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की आपने, जो गठबंधन था वहां पर बीजेपी जेडीयू का वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बना। देखिए लार्जेस्ट सिंगल बिहार में तो उस प्रिंसिपल पे तो वो जीते। देखिए बात यह है, बिल्कुल अगर जीते हो तो सरकार बना ली होती। ना मैं लार्जेस्ट सिंगल पार्टी में आपके फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आरजेडी ही थी ना, सिंगल लार्जेस्ट प्री इलेक्शन जो गठबंधन जिसकी बात आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। गठबंधन की थी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। आपने पहले गठबंधन की बात की कि दिल्ली में जो था गठबंधन आइडियोलॉजी के बेस पे जो था, बात दैट वाज पोस्ट पोल अलायंस। अलग-अलग जगह पे मापदंड अलग-अलग है। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस की मैंने बात की यूपीए के यहां पर बनने के बाद। ठीक है, कैंडिडेट छोड़िए, अब क्या करने जा रहे हैं आप? हमारी कोशिश ये होगी कि वहां सेक्युलर गठबंधन बने, ऐसा गठबंधन बने जो गरीबों के पक्ष में काम कर सके, दलितों के पक्ष में काम कर सके और बिहार को आगे ले जा सके। ये तो नारेबाजी है। नारों से ही फिर कार्यक्रम बनते हैं। तो आप कोशिश ये होगी कि रामविलास पासवान, लालू और आप सब मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़े, आपका प्रयत्न ये होगा? निश्चित तौर पर सारे सेक्युलर फोर्सेस मिलकर चुनाव लड़े। आपका मैंडेट है? आप इसमें मैंडेट नहीं है, प्रयास है। प्रयास आपका ये है, आप इसमें कितने सफल होंगे मैं फिर पूछूंगा आपसे। छोटा सा ब्रेक ले लें। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। दिग्विजय सिंह, आप बता रहे कोशिश होगी सेकुलरिज्म पार्टी जो है कि सेकुलरिज्म एक ऐसा हो गया कि जिसमें कभी आप आर्थिक मुद्दों के ऊपर वोट मांगते हैं, कभी सेकुलरिज्म के नाम से मानते हैं। दूसरी पार्टी भी जब उनको मिलता है, बीजेपी वाले कभी कम्युनलिज्म पे खड़े हो जाते हैं, कभी मुसलमानों पे खड़े हो जाते हैं। कोई एक फिक्स एजेंडा नहीं है। पर मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि रामविलास पासवान जी ने यही सीधी बात में मेरे को कहा था एक हफ्ते पहले कि लालू जी के साथ उनका मुसलमान भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरा मैंडेट उनके खिलाफ लड़ना है। इसको कहाँ तक आप लें? देखिए हम लोगों का जो कार्यक्रम रहा है, हमारा सोच रहा है, कंसिस्टेंट रहा है। ऐसा नहीं कभी हम धर्मनिरपेक्ष, कभी आर्थिक। हम लोगों ने सदैव धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक उदारीकरण, गरीबों के पक्ष में, रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस ही हम लोगों का कंसिस्टेंट प्रोग्राम रहा है, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अब रिफ्लेक्ट करता है। रामविलास जी ने जो बात कही है उसके बारे में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, बातचीत होती है। पर आपने एक स्टेटमेंट देखी मैंने आपके अखबार में कि ही हैज टू चूज बिटवीन कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। रामविलास पासवान जी का इश्यूज तो आज वही है।
तो इसको लॉजिकल एंड पे ले जाएंगे कि नहीं आज आप? देखिए जॉर्ज फर्नांडिस साहब चले गए शरण में आरएसएस के, अडवाणी जी के ब्याह पे वो भी वो किसी के ब्याह पे गए हो, लेकिन वही जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने 77 के अंदर दोहरी सदस्यता के रूप के वजह से जनता पार्टी तोड़ी थी, आज पूरी जनता दल यू को उन्होंने आरएसएस की गोद में डाल दिया। बिहार के अंदर मैं कह रहा था कि आपने जो इशू उठाया कि चॉइस दे दिया आपने, आप महामंत्री हैं, आपका लगता है कि अगर वो नहीं फैसला करते लालू के साथ जाने का, तो आप क्या उनको कंपेल करेंगे कि यूपीए छोड़िए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बहुत जल्दी आप इस बात से उत्तर आपने कहा he has to choose between communalism and नेचुरली द इश्यूज आर, वहां पे इशू है कि या तो एक शक्ति है सांप्रदायिक जिसको आरएसएस का समर्थन है, जदयू भाजपा, एक वो है जो आरएसएस से लड़ाई लड़ रही है। रामविलास पासवान जी को मैं की तारीफ करूंगा कि वो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कि गुजरात के मुद्दे में जो दिग्विजय सिंह जी, आप गुजरात, मैं पूछ रहा हूँ बिहार की बात करिए। उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी स्टैंड ली, संहार हुआ, उन्होंने हिम्मत से इस्तीफा दिया, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की मिसाल साबित की। तो फिर मैं बिहार की बात उसी धर्मनिरपेक्षता को आदर और सम्मान करते हुए उन्हें धर्मनिरपेक्ष गठबंधन करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या? आपने कहा उन्होंने ये दूसरी बात की है कि यूपीए स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो केवल सेंटर के लिए है। भाई एक बार नतीजा आ जाने दीजिए, बहुमत आ जाने दीजिए। अगर यही कहना कि लोगों के पास वोट मांगने में क्या जाऊंगा लालू के लिए, कांग्रेस की तरफ से जाना पड़े सब मिलकर के ये कहें कि लालू ने घोटाला किया, लालू ने वहां पर लोगों को बाहुबलियों से लोगों को उठवाया, लालू ने वहां पर गरीबों को मरवाया, इसलिए वोट मांगने जाए हम लोग। रामविलास जी का कहना, मेरा कहना नहीं है। रामविलास जी की जो कहना है उसको मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि लालू जी ने जो कुछ काम किया है सभी खराब नहीं किया है। लालू जी ने गरीब को सम्मान दिलाया, गरीबों के पक्ष में काम किया। घोटाले कोई नहीं हुए बिहार में? घोटाला हुआ है और घोटाले की जांच पड़ताल हो रही है, उसका वो लड़ रहे हैं, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या घोटाला इस देश में केवल लालू ने किया, दूसरों ने नहीं किया? ये सब जगह होते हैं तो घोटाला। क्या घोटाला? राजनीतिकों का समीकरण यही है कि घोटाला तो भी करिए, हम भी करेंगे, दोनों घोटाला क्या पार्टी कर रही है? जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने नहीं किया? क्या घोटाला क्या एनडीए सरकार में नहीं हुआ? इसलिए मैं वही है ना, घोटाला करते रहिए, हम हटाएंगे नहीं आप। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कर दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो डेफिनेशन थी कि मैन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी, तो अभी आप लालू जी को इनोसेंट मानते हैं? आप नेचुरली लालू जी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं? अंटिल प्रूव्ड गिल्टी मैन इज इनोसेंट। रामविलास पासवान जी के ऊपर लालू जी को प्रेफरेंस दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों हमारे सीनियर लीडर्स हैं, किसी को एक दूसरे प्रेफरेंस देने का सवाल ही नहीं उठता। तो लालू को आप कैसे, अगर नहीं मानेंगे रामविलास तो क्या करेंगे आप? जैसे पिछली बात बार ये है, आपका अलायंस टेक्निकली तो उनके साथ था, प्रभु जी, मैं एलजेपी के साथ। एक बात कहता हूं, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल। पॉसिबल संभावनाओं में ही तो हम लोग कुछ काम करेंगे। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, रामविलास जी का हमारे अच्छे मित्र हैं कि वो बीजेपी से नहीं करना चाहते, वो आरजेडी से नहीं करना चाहते, खुद के पास उनके पास नंबर्स नहीं है। कहते हैं मेरी सरकार बनेगी। अच्छा, दिया नीतीश जी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहते, तो उनकी सरकार तो पहले ही बना रहे थे, कहते थे ताले की चाबी उनके पास है। बात यह है कि संभावनाओं के बीच में ही रामविलास जी से हम लोग चर्चा करेंगे कि आज की परिस्थिति में कैसे सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में बिहार न सौंपा जाए, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। तो आपको लगता है एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नीतीश जी कहें कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, तो कांग्रेस उसको भी अपना लेगी कि नहीं? देखिए नीतीश जी अब वो बीजेपी का समर्थन नहीं लेंगे, वो अब समय निकलता जा रहा है। जिस दिन जॉर्ज फर्नांडिस, संभावनाओं की बात है ना, बात ये है आर्ट ऑफ पॉसिबल की बात कर रहा हूं। वो आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हो गई है अब। अच्छा, वो क्योंकि वो चले गए आरएसएस की झोली में। नीतीश का नाम ले, मैं फर्नांडिस का नाम नहीं ले रहा। तो दोस्ती पता ही है आपको। नीतीश कुमार जी कंडेम करें, जॉर्ज फर्नांडिस जी के खिलाफ कार्रवाई करें कि आप किसकी इजाजत से आप आरएसएस के शाखा, फिर उसके बाद छोड़ के फिर मान लेंगे आप उनको, फिर विचार कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता की बात में अगर आ जाऊं तो आपका जो अभी इमराना कांड हुआ, जो इमराना के साथ हुआ है, उसमें कांग्रेस का जो स्टैंड है लगभग ऐसा लगता है मुलायम की तरह है। हमारा स्टैंड साफ है। देखिए, कांग्रेस हैज ऑलवेज स्टूड फॉर अगेंस्ट फंडामेंटलिज्म। इस केस में आपका क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड यह है कि एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, महिला के साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, कानून के अंतर्गत, देश के कानून के अंतर्गत बिल्कुल होना। पर जो बलात्कार जिसके साथ किया गया उसके अंदर शरीयत के अंदर कानून एक्शन होना चाहिए। जो
मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, वहां क्या कानून है मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, जो यहाँ जो ऑर्डर उन्होंने यहाँ पास किया ना, अगर यहाँ घटना है होती है तो यहाँ बिल्कुल कानून जो मौजूदा है सबके लिए। नहीं, उस औरत को कहा कि आप घर छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान यहाँ किया जाओ इमरान के साथ जी, देवबंदियों ने जो ऑर्डर दिया है। नहीं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको लागू करना चाहिए। स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा है कि देवबंद का जो फैसला है वो गलत है, वो इस्लामिक लॉ के अनुसार नहीं है, प्योर इस्लामिक। इस्लामिक लॉ का एक अलग बात है, माइनॉरिटी की राइट्स अपनी जगह हैं, लेकिन क्राइम आज हम लोग वी आर गवर्न बाय सीआरपीसी, उसी से गवर्न होना चाहिए। सीआरपीसी गवर्न जो बलात्कारी है उसके लिए तो सीआरपीसी, हाँ, और जो बलात्कार जिसका हुआ उसके लिए शरीयत का लॉ। देखिए ऐसा नहीं है, ये तो एक किस्म से इंटरप्रिटेशन, अगर मैं रूड इंटरप्रिटेशन करूं कि ये स्टैंड हो गया कि बलात्कारी के साथ है हम, जो बलात्कार जिसके साथ हो गया वो जाए बेचारी घर छोड़ के घर से बाहर जाए। ऐसा नहीं, साथ नहीं है, उनको दंड मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। तो और उस औरत के साथ लॉ नहीं, उसकी सिंपैथी है, उसकी सिंपैथी है, और उसके लिए उनके साथ जो भी उनके साथ उसका घर वाला एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर रहने दे उनको यहाँ पर। अब ये देखिए, घर वाला एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, ये तो बलात्कार भी उसका हो और घर से भी निकाल दिया प्रभु जी, पर्सनल मैटर है इसका। देखिए, घर वाले का और घर वाली पत्नी का मसला एक है, और बलात्कार के दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो वो मसला दूसरा है। आज हम बात कर रहे हैं कि बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी बात में एक सेंटेंस में, डू यू अप्रूव ऑफ द डिसीजन टेकन बाय देवबंद ऑन दैट वुमन? आप उससे सहमत हैं या नहीं है? मैं इस बारे में इंटरफेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये मसला निजी तौर पर है, निजी विश्वास का है, इसलिए वो लोग तय करें, उनका परिवार तय करे, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। शासन की तरफ से उनको पूरा मदद मिलनी चाहिए और बलात्कारियों के लोग दंड मिलना चाहिए। को कंडेम करने का लाइन नहीं है कि जैसे मुलायम कहते हैं सोच समझ के किया होगा फैसला, तो आप भी उसी लाइन मुलायम की लाइन ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये पति और पत्नी के बीच का मसला, पति पत्नी ने ऑर्डर किया है, पति ने दुनिया का मैं निकाल रहा हूं तेरे घर से, ऑर्डर कोई भी करता रहे, पति के बाप ने बलात्कार किया, ऑर्डर कोई करता रहे, मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, पति पत्नी की बात कर रहा हूं। ऑर्डर जो पास हुआ है वो गलत है या गलत? ठीक है, ये विश्वास की बात है। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि बलात्कारियों को दंड मिलना चाहिए, बलात्कार करने वाले को दंड मिलना चाहिए। बाकी जिनका साथ बलात्कार हुआ है ये निर्णय उनका निजी है, वो निजी है, जो विक्टिम है वो निजी है। अगर इस्लामिक लॉ पूरा ही लॉ करना है जो बाकी देशों में होता है, पत्थर से मार मार के मार दिया जाता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इस्लामिक लॉ। नहीं, जो आपने पढ़े लिखे हैं आप, मेरे को पता है आप बहुत, नहीं इस्लामिक लॉ वो बात आपको नहीं पता, मैं इग्नोरेंट। इसमें तो लेफ्ट में भी आपके उनके डिफरेंसेस हैं, आपके लगता है ना, सीपीएम वालों ने स्टैंड लिया है, उनको भी इलेक्शन लड़ना है, वो भी सेक्युलरिस्ट हैं, है ना सीपीएम वाले। उन्होंने क्या स्टैंड लिया है? उन्होंने कि गलत फतवा पास हुआ है, कंडेम किया, नहीं होना चाहिए। देखिए फतवा पास, मैं कह रहा हूं वो भी सेक्युलरिज्म है ना, सेक्युलरिज्म की भाषा कांग्रेस की अलग है, सीपीएम की अलग है। देखिए हम लोग एक बात जानते हैं, हम किसी के धार्मिक मसलों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अच्छा, वो सीपीएम वाले इंटरफेयर कर रहे हैं? देखिए मैं सीपीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। इकोनॉमिक रिफॉर्म में लेफ्ट आपको डिक्टेट कर रही है, उन्होंने कहा कि ये तो आप कॉमन मिनिमम का वायलेशन कर रहे हैं, आप कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के मामले में हमारा साफ कहना है कि डिसइन्वेस्टमेंट एंड आउटराइट सेल में फर्क है। हमने कहा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर का जो कैरेक्टर है और मैनेजमेंट है वो नहीं बदला जाएगा। आपका सुन लीजिए छोटे से आप सुन लीजिए, मैं छोटे कह रहा हूं आपको, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कहना था कि हम किसी भी हालत में हमारा पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट प्राइवेट नहीं होने देंगे। डिसइन्वेस्टमेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ 51%, उसमें साफ कहा हुआ है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। मैं समझता हूं कि लेफ्ट फ्रंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एक फर्क है डिसइन्वेस्टमेंट में और पब्लिक। आखिर ये डिसइन्वेस्टमेंट किसके लिए कर रहे हैं? आम आदमी के लिए। तो आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।